अध्याय एक्स। छाया की घाटी से होकर। जैसे ही टार्ज़न चमकते अफ्रीकी चांद के नीचे जंगली घाटी में चला गया, जंगल की पुकार उस पर जोरदार थी। एकांत और जंगली आज़ादी ने उसके दिल में जीवन और उत्साह भर दिया। फिर से वह वानरों का टार्ज़न बन गया, हरिंद्री जंगल के किसी दुश्मन द्वारा आश्चर्यचकित किए जाने की संभावना के प्रति सतर्क, फिर भी हल्के कदमों से और सिर सीधा करके, अपनी ताकत के गर्व से भरा हुआ। पहाड़ों की रात की आवाज़ें उसके लिए नई थीं, फिर भी वे उसके कानों में किसी भूले बिसरे प्यार की मधुर आवाज़ की तरह पड़ रही थीं। उसने सहज रूप से कई आवाज़ें महसूस की, उनमें से एक तो जानी पहचानी थी, शीता, तेंदुए की दूर से खांसने की आवाज़, लेकिन अंतिम चीख में एक अजीब सी आवाज़ थी जिसने उसे संदेह में डाल दिया। उसने चीते की आवाज़ सुनी थी। कुछ ही देर में एक नई आवाज़, एक नर्म, चुपके से आती हुई आवाज़ दूसरों के बीच से निकल कर आई। बंदर आदमी के अलावा कोई भी इंसान इसे सुन नहीं सकता था। पहले तो उसने इसका अनुवाद नहीं किया, लेकिन आखिरकार उसे एहसास हुआ कि यह कई इंसानों के नंगे पैरों से आ रही थी। वे उसके पीछे थे और वे चुपचाप उसकी ओर आ रहे थे। उसका पीछा किया जा रहा था। एक पल में उसे पता चल गया कि गिरनुइस ने उसे उस छोटी सी घाटी में क्यों छोड़ दिया था, लेकिन व्यवस्था में कुछ गड़बड़ थी। लोग बहुत देर से आए थे। कदम करीब आते गए। टार्ज़न रुका और उनका सामना किया। उसके हाथ में उसकी राइफल तैयार थी। अब उसे एक सफ़ेद बरनूस की झलक दिखाई दी। उसने फ्रेंच में जोर से पुकारा, पूछा कि वे उसके बारे में क्या चाहते हैं। उसका जवाब एक लंबी बंदूक की चमक थी, और गोली की आवाज़ के साथ वानरों का टार्ज़न उसके चेहरे पर आगे की ओर गिर पड़ा। अरबों ने तुरंत भागने की कोशिश नहीं की, इसके बजाय उन्होंने ये सुनिश्चित करने के लिए इंतजार किया कि उनका शिकार उठ न जाए। फिर वे तेजी से अपने छिपने के स्थान से बाहर आए और उसके ऊपर झुके। ये जल्द ही स्पष्ट हो गया कि वह मरा नहीं था। उनमें से एक ने टार्ज़न को मारने के लिए अपनी बंदूक की नाल उसके सिर के पीछे रख दी, लेकिन दूसरे ने उसे एक तरफ कर दिया। अगर हम उसे जिंदा पकड़ लेते हैं तो इनाम ज्यादा होगा, बाद वाले ने समझाया। इसलिए उन्होंने उसके हाथ पैर बांध दिए और उसे उठाकर अपने 4 साथियों के कंधों पर रख दिया। फिर रेगिस्तान की ओर मार्च फिर से शुरू हुआ। जब वे पहाड़ों से बाहर आ गए तो वे दक्षिण की ओर मुड़ गए और लगभग दिन का उजाला उस स्थान पर हुआ जहां उनके घोड़े उनके 2 साथियों की देखभाल में खड़े थे। यहाँ से उनकी प्रगति और तेज हो गई। टार्ज़न, जो होश में आ गया था, एक अतिरिक्त घोड़े से बंधा हुआ था, जिसे वे स्पष्ट रूप से इसी उद्देश्य से लाए थे। उसका घाव सिर्फ एक हल्की खरोंच थी, जिसने उसके मंदिर के मांस को झुर्रीदार कर दिया था। खून बहना बंद हो गया था, लेकिन सूखा और थक्कादार खून उसके चेहरे और कपड़ों पर लग गया था। इन अरबों के हाथों में पड़ने के बाद से उसने कुछ नहीं कहा था, न ही उन्होंने उसे संबोधित किया था, सिवाय इसके कि घोड़ों के पहुंचने पर उसे कुछ संक्षिप्त आदेश दिए गए थे। 6 घंटे तक वे जलते हुए रेगिस्तान में तेजी से आगे बढ़ते रहे और उन मरुद्यानों से बचते रहे जिनके पास उनका रास्ता था। दोपहर के समय वे लगभग 20 तंबुओं वाले एक द्वार में पहुंचे। यहाँ वे रुके, और जैसे ही एक अरब व्यक्ति अल्फा घास की रस्सियां खोल रहा था जो उसे उसके घोड़े से बांध रही थी, वे पुरुषों, महिलाओं और बच्चों की भीड़ से घिर गए। जनजाति के कई लोग, और खास तौर पर महिलाएं, कैदी को अपमानित करने में आनंद लेती दिखीं, और कुछ तो उस पर पत्थर फेंकने और लाठी से मारने तक चली गईं। तभी एक बूढ़ा शेख प्रकट हुआ और उन्हें भगा दिया। अली बिन अहमद ने मुझे बताया, उन्होंने कहा, यह आदमी पहाड़ों में अकेला बैठा था और उसने एल एड्रिया को मार डाला। जिस अजनबी ने हमें उसके पीछे भेजा था उसका क्या काम है, मैं नहीं जानता, और जब हम उसे उसके हवाले कर देंगे तो वह इस आदमी के साथ क्या करेगा, मुझे इसकी परवाह नहीं है। लेकिन कैदी एक बहादुर आदमी है, और जब तक वह हमारे हाथों में है, उसके साथ वैसा ही सम्मान किया जाएगा जैसा उस व्यक्ति के साथ होना चाहिए जो अकेले और रात में बड़े सिर वाले स्वामी का शिकार करता है और उसे मार डालता है। टार्ज़न ने सुना था कि अरब लोग शेर मारने वाले को कितना सम्मान देते हैं, और उसे इस बात का कोई अफसोस नहीं था कि संयोग ने उसे कबीले की छोटी मोटी यातनाओं से मुक्ति दिलाने में मदद की।
इसके कुछ समय बाद उसे द्वार के ऊपरी हिस्से में बकरी की खाल से बने एक तंबू में ले जाया गया। वहां उसे खाना खिलाया गया और फिर उसे सुरक्षित तरीके से बांधकर तंबू में अकेले एक देशी कालीन पर लिटा दिया गया। वो अपनी कमजोर जेल के दरवाजे के सामने एक पहरेदार को बैठा देख सकता था, लेकिन जब उसने अपने ऊपर लगे मजबूत बंधनों को खोलने का प्रयास किया तो उसे एहसास हुआ कि उसके बंदियों की ओर से कोई भी अतिरिक्त सावधानी बिल्कुल अनावश्यक थी, यहाँ तक कि उसकी विशाल मांसपेशियां भी उन असंख्य बंधनों को अलग नहीं कर सकती थीं। शाम ढलने से ठीक पहले कई आदमी उस तंबू के पास आए जहां वह लेटा था और उसमें घुस गए। सभी अरबी पोशाक में थे, लेकिन जल्द ही उनमें से एक टार्जन की तरफ बढ़ा और जैसे ही उसने अपने चेहरे के निचले आधे हिस्से को छिपाने वाले कपड़े की तहों को हटाया, बंदर आदमी ने निकोलस रोकोव के दुष्ट चेहरे देखे। दाढ़ी वाले होठों पर एक बुरी मुस्कान थी। आह महाशय टार्जन, उसने कहा, ये वास्तव में एक खुशी की बात है। लेकिन तुम उठकर अपने मेहमान का अभिवादन क्यों नहीं करते? फिर एक भद्दी कसम के साथ, उठो कुत्ते। और अपने बूट वाले पैर को पीछे खींचते हुए उसने टार्जन की बगल में जोर से लात मारी। और यहाँ एक और है, और एक और एक और, उसने जारी रखा जैसे ही उसने टार्जन के चेहरे और बगल पर लात मारी। तुमने मुझे जो भी चोट पहुंचाई है उसके लिए एक। बंदर आदमी ने कोई जवाब नहीं दिया। पहली नज़र में पहचान लेने के बाद उसने रूसी की तरफ फिर से देखने की भी जहमत नहीं उठाई। आखिरकार शेख, जो इस कायराना हमले का मूक और भौहें सिकोड़े हुए गवाह के रूप में खड़ा था, ने हस्तक्षेप किया। रुको, उसने आदेश दिया, अगर तुम चाहो तो उसे मार डालो, लेकिन मैं अपनी मौजूदगी में किसी बहादुर आदमी को इस तरह के अपमान का सामना करते नहीं देख सकता। मैं उसे छोड़ देने का मन बना रहा हूँ, ताकि मैं देख सकूं कि तुम उसे कितनी देर तक लात मारोगे। इस धमकी ने रोकोव की क्रूरता को अचानक समाप्त कर दिया, क्योंकि वह नहीं चाहता था कि टार्जन को उसके बंधनों से मुक्त किया जाए, जबकि वह उन शक्तिशाली हाथों की पहुंच में था। बहुत अच्छा, उसने अरब को उत्तर दिया, मैं उसे अभी मार डालूंगा। शेख ने जवाब दिया, मेरे दरवाजे की सीमा के भीतर नहीं। जब वो यहाँ से जाता है तो जिंदा ही जाता है। रेगिस्तान में तुम उसके साथ क्या करते हो, यह मेरी चिंता का विषय नहीं है, लेकिन मैं किसी दूसरे आदमी के झगड़े के कारण अपने कबीले के हाथों किसी फ्रांसीसी का खून नहीं होने देना चाहता। वे यहाँ सैनिक भेजेंगे और मेरे बहुत से लोगों को मार डालेंगे, हमारे तंबू जला देंगे और हमारे भेड़ बकरियों को भगा देंगे। जैसा तुम कहो, रोकोव ने गुर्राते हुए कहा। मैं उसे द्वार के नीचे रेगिस्तान में ले जाऊंगा और उसे मार डालूंगा। शेख ने दृढ़तापूर्वक कहा, आप उसे मेरे देश से एक दिन की सवारी पर ले जाएंगे और मेरे कुछ बच्चे ये देखने के लिए आपका अनुसरण करेंगे कि आप मेरी अवज्ञा नहीं करते हैं, अन्यथा रेगिस्तान में 2 मृत फ्रांसीसी हो सकते हैं। रोकोव ने कंधे उचकाए, तो मुझे कल तक इंतजार करना होगा, तब तक अंधेरा हो चुका है। शेख ने कहा, जैसी आपकी इच्छा है, लेकिन सुबह होने के 1 घंटे बाद तक आपको मेरे दरवाजे से चले जाना चाहिए। मुझे अविश्वासियों से कोई खास लगाव नहीं है और कायरों से तो बिल्कुल भी नहीं। रोकोव ने किसी तरह का जवाब देना चाहा, लेकिन उसने खुद को रोक लिया, क्योंकि उसे एहसास हो गया था कि बूढ़े आदमी को उस पर हमला करने के लिए कोई बहाना नहीं चाहिए। वे दोनों साथ साथ तंबू से बाहर निकले। दरवाजे पर रोकोव टार्जन पर एक विदाई ताना मारने के प्रलोभन का विरोध नहीं कर सका। अच्छी तरह सो जाओ महाशय, उसने कहा, और अच्छी तरह से प्रार्थना करना मत भूलना, क्योंकि जब आप कल मरेंगे तो इतनी पीड़ा में होंगे कि आप ईशनिंदा के लिए प्रार्थना करने में असमर्थ होंगे। दोपहर से टार्जन के लिए किसी ने भी खाना या पानी लाने की जहमत नहीं उठाई थी, और परिणामस्वरूप वह प्यास से काफी परेशान था। उसने सोचा कि क्या अपने गार्ड से पानी मांगना उचित होगा, लेकिन 2-3 बार अनुरोध करने के बाद भी कोई जवाब न मिलने पर उसने फैसला किया कि ऐसा करना उचित नहीं होगा। दूर पहाड़ों में उसने शेर की दहाड़ सुनी। उसने एक स्वर में कहा, जंगली जानवरों के बीच रहना इंसानों के बीच रहने से कहीं ज्यादा सुरक्षित है। अपने पूरे जंगल जीवन में उसे कभी भी इतनी बेरहमी से नहीं पकड़ा गया था, जितना कि सभ्य लोगों के बीच पिछले कुछ महीनों में। वो कभी भी मौत के इतने करीब नहीं गया था। शेर ने फिर से दहाड़ लगाई।
ये थोड़ा और करीब से सुनाई दिया। टार्ज़न को अपनी तरह की चुनौती के साथ जवाब देने की पुरानी, जंगली इच्छा महसूस हुई। उसकी तरह, वो लगभग भूल गया था कि वो एक इंसान है, कोई बंदर नहीं। उसने अपनी जंजीरों को खींचा। भगवान, अगर वो उन्हें अपने उन मजबूत दांतों के पास ला पाता। उसने महसूस किया कि पागलपन की एक जंगली लहर उस पर हावी हो गई क्योंकि अपनी आज़ादी वापस पाने के उसके प्रयास विफल हो गए। नूमा अब लगभग लगातार दहाड़ रहा था। ये बिल्कुल स्पष्ट था कि वह शिकार करने के लिए रेगिस्तान में उतर रहा था। ये भूखे शेर की दहाड़ थी। टार्ज़न उससे ईर्ष्या करता था, क्योंकि वह आज़ाद था। कोई भी उसे रस्सियों से नहीं बांधता और भेड़ की तरह उसका वध नहीं करता। ये वही बात थी जो बंदर आदमी को परेशान करती थी। उसे मरने का डर नहीं था, नहीं, यह मौत से पहले हार का अपमान था, बिना अपने जीवन के लिए लड़ने का मौका दिए। टार्ज़न ने सोचा, आधी रात होने वाली है। उसके पास जीने के लिए कई घंटे बचे हैं। संभवतः वह रोकोव को अपने साथ लंबी यात्रा पर ले जाने का कोई रास्ता खोज लेगा। वह अब तक रेगिस्तान के जंगली राजा की आवाज़ को बहुत करीब से सुन सकता था। संभवतः वह अपने लिए भोजन की तलाश में डोर के भीतर बंद जानवरों में से कोई एक जानवर ढूंढ रहा था। काफी देर तक सन्नाटा छाया रहा, फिर टार्ज़न के प्रशिक्षित कानों ने चुपके से हिलते हुए शरीर की आवाज़ सुनी। यह आवाज़ पहाड़ों के सबसे नज़दीक तंबू की तरफ से आ रही थी, पीछे की तरफ। वह और करीब आती जा रही थी। वह ध्यान से सुनते हुए उसके गुजर जाने का इंतजार कर रहा था। कुछ देर तक बाहर सन्नाटा रहा, इतना भयानक सन्नाटा कि टार्ज़न को आश्चर्य हुआ कि उसने उस जानवर की सांसें नहीं सुनी जिसके बारे में उसे यकीन था कि वह उसके तंबू की पिछली दीवार के पास बैठा होगा। वहाँ, ये फिर से चल रहा है। ये करीब आता है। टार्ज़न आवाज़ की दिशा में अपना सिर घुमाता है। तंबू के भीतर बहुत अंधेरा है। धीरे धीरे पीठ जमीन से ऊपर उठती है, एक शरीर के सिर और कंधों द्वारा बलपूर्वक जो अर्ध अंधेरे में पूरी तरह से काला दिखता है। परे धुंधले तारों से जगमगाते रेगिस्तान की एक धुंधली झलक है। टार्ज़न के होठों पर एक गंभीर मुस्कान खेलती है। कम से कम रोकोव को धोखा दिया जाएगा। वह कितना पागल होगा, और रूसी के हाथों मौत उससे कहीं ज्यादा दयालु होगी जिसकी उसने उम्मीद की होगी। अब तंबू का पिछला हिस्सा अपनी जगह पर आ जाता है, और फिर से चारों ओर अंधेरा छा जाता है। जो कुछ भी है वह तंबू के अंदर उसके साथ है। वो उसे अपने करीब आते हुए सुनता है, अब वो उसके बगल में है। वो अपनी आंखें बंद कर लेता है और शक्तिशाली पंजे का इंतजार करता है। उसके उल्टे चेहरे पर अंधेरे में टटोलते हुए एक नर्म हाथ का कोमल स्पर्श पड़ता है, और फिर एक लड़की की आवाज़ मुश्किल से सुनाई देने वाली फुसफुसाहट में उसका नाम सुनाती है। हाँ, मैं ही हूँ, वो फुसफुसाकर जवाब देता है। लेकिन भगवान के नाम पर तुम कौन हो? सिसी आइसा का ओल्ड नेल, जवाब आया। जब वो बोल रही थी तो टार्ज़न को लगा कि वो उसके बंधनों पर काम कर रही है। कभी कभी चाकू की ठंडी स्टील उसके शरीर को छूती थी। एक पल बाद वह आज़ाद हो गया। आओ, उसने फुसफुसाकर कहा। हाथों और घुटनों के बल पर वह उसके पीछे पीछे तंबू से बाहर निकल आया, जिस रास्ते से वह आई थी। वो इस तरह जमीन पर रेंगती रही, जब तक कि वह झाड़ी के एक छोटे से टुकड़े तक नहीं पहुंच गई। वहां वह तब तक रुकी रही जब तक कि वो उसके पास नहीं पहुंच गया। कुछ बोलने से पहले उसने एक पल के लिए उसकी तरफ देखा। मैं समझ नहीं पा रहा हूँ, उसने आखिरकार कहा। तुम यहाँ क्यों हो? तुम्हें कैसे पता चला कि मैं उस तंबू में कैदी था? ऐसा कैसे हुआ कि तुमने ही मुझे बचाया है? वह मुस्कुराई। मैं आज रात बहुत दूर से आई हूँ, उसने कहा, और खतरे से बाहर निकलने से पहले हमें अभी बहुत दूर जाना है। आओ, चलते चलते मैं तुम्हें सब कुछ बता दूंगी। वे दोनों साथ साथ उठे और रेगिस्तान से होते हुए पहाड़ों की ओर चल पड़े। मुझे पूरा यकीन नहीं था कि मैं कभी तुम तक पहुंच पाऊंगी, उसने आखिरकार कहा। एल एड्रिया आज रात विदेश में है, और मुझे लगता है कि जब मैंने घोड़ों को छोड़ा तो उसने मुझे पकड़ लिया और उसका पीछा कर रहा था। मैं बहुत डर गई थी। कितनी बहादुर लड़की है, उसने कहा। और तुमने एक अजनबी, एक परदेशी, एक अविश्वासी के लिए इतना जोखिम उठाया। उसने बहुत गर्व से अपना चित्र बनाया।
मैं शेख काबूर बिन सादेन की बेटी हूँ, उसने जवाब दिया। मैं उनकी बेटी नहीं बन सकती अगर मैं उस आदमी की जान बचाने के लिए अपनी जान जोखिम में न डालूं जिसने मेरी जान बचाई थी जबकि वह अभी भी मुझे एक आम औलद नील समझता था। फिर भी उसने जोर देकर कहा, तुम बहुत बहादुर लड़की हो। लेकिन तुम्हें कैसे पता चला कि मैं वहाँ कैदी था? अहमद दीन तैयब, जो मेरे पिता की तरफ से मेरे चचेरे भाई हैं, कुछ दोस्तों से मिलने आए थे जो उस कबीले से ताल्लुक रखते हैं जिसने आपको पकड़ा था। जब आपको लाया गया तो वह द्वार में थे। जब वो घर पहुंचे तो उन्होंने हमें उस बड़े फ्रांसीसी के बारे में बताया जिसे अली बिन अहमद ने दूसरे फ्रांसीसी के लिए पकड़ा था जो उसे मारना चाहता था। विवरण से मुझे पता चल गया कि वह आप ही होंगे। मेरे पिता दूर थे। मैंने कुछ लोगों को मनाने की कोशिश की कि वे आकर आपको बचाएं, लेकिन वे ऐसा करने को तैयार नहीं हुए। उन्होंने कहा, अगर वे चाहें तो अविश्वासियों को एक दूसरे को मारने दें। ये हमारा मामला नहीं है, और अगर हम अली बिन अहमद की योजनाओं में हस्तक्षेप करते हैं तो हम अपने ही लोगों के साथ लड़ाई को बढ़ावा देंगे। अंधेरा होने पर मैं अकेला ही एक घोड़े पर सवार होकर और दूसरे घोड़े को आगे करके तुम्हारे पास आया। वे यहाँ से ज्यादा दूर नहीं बंधे हैं। सुबह तक हम मेरे पिता के घर के भीतर पहुँच जाएंगे। अब तक तो वे खुद वहां पहुंच चुके होंगे, फिर उन्हें आकर कदूर बिन सादेन के दोस्त को पकड़ने की कोशिश करनी चाहिए। कुछ क्षण तक वे चुपचाप चलते रहे। हमें घोड़ों के पास होना चाहिए, उसने कहा। यह अजीब है कि मैं उन्हें यहाँ नहीं देख पा रही हूँ। फिर एक क्षण बाद वह घबराकर हल्की चीख के साथ रुकी। वे चले गए। उसने कहा, यहीं पर मैंने उन्हें बांधा था। टार्ज़न जमीन की जांच करने के लिए झुका। उसने पाया कि एक बड़ी झाड़ी जड़ों से उखड़ गई थी। फिर उसे कुछ और मिला। उसके चेहरे पर एक व्यंग्यात्मक मुस्कान थी जब वह उठा और लड़की की ओर मुड़ा। एल एड्रिया यहाँ रहा है। हालांकि संकेतों से मुझे लगता है कि उसका शिकार उससे बच गया। थोड़ी सी सावधानी से वे खुले में उससे काफी सुरक्षित रहेंगे। पैदल चलते रहने के अलावा कोई चारा नहीं था। रास्ता उन्हें पहाड़ों की एक छोटी सी चोटी से होकर ले गया, लेकिन लड़की को रास्ता उतना ही पता था जितना कि अपनी माँ के चेहरे को। वे आराम से झूलते हुए कदम रखते हुए चल रहे थे। टार्ज़न ने लड़की के कंधे के पीछे एक हाथ की चौड़ाई रखी हुई थी ताकि वह गति तय कर सके और इस तरह कम थके। चलते समय वे बातें करते रहे, कभी कभी पीछा करने वालों की आवाज़ सुनने के लिए रुकते थे। अब चांदनी रात थी। हवा ठंडी और स्फूर्तिदायक थी। उनके पीछे रेगिस्तान का अंतहीन दृश्य था, जिसमें बीच बीच में एक एक मृद्यान भी था। जिस छोटी उपजाऊ जगह को उन्होंने अभी अभी छोड़ा था, वहां के खजूर के पेड़ और बकरियों की खाल से बने तंबुओं का घेरा पीली रेत पर उभरकर स्पष्ट दिखाई दे रहा था। एक काल्पनिक समुद्र पर एक काल्पनिक स्वर्ग। उनके सामने भयावह और खामोश पहाड़ उभरे हुए थे। उसकी नसों में टार्ज़न का खून दौड़ रहा था। यही जीवन था। उसने अपने बगल में बैठी लड़की को देखा। रेगिस्तान की एक बेटी जंगल के बेटे के साथ मृत दुनिया के सामने चल रही थी। वह ये सोचकर मुस्कुराया। उसने चाहा कि उसकी भी एक बहन होती और वह इस लड़की की तरह होती। वह कितनी बदमाश दोस्त होती। वे अब पहाड़ों में प्रवेश कर चुके थे और धीरे धीरे आगे बढ़ रहे थे, क्योंकि रास्ता अधिक खड़ी और पथरीला था। कुछ मिनटों तक वे चुप रहे। लड़की सोच रही थी कि क्या वे उसके पिता के द्वार तक पहुंच पाएंगे, इससे पहले कि वे उनका पीछा करना शुरू कर दें। टार्ज़न की इच्छा थी कि वे हमेशा इसी तरह चलते रहें। अगर लड़की सिर्फ एक पुरुष होती तो वे ऐसा कर सकते थे। वह एक ऐसे दोस्त की चाहत रखता था जो उसी जंगली जीवन से प्यार करता हो जिसे वह प्यार करता था। उसने संगति की चाहत करना सीख लिया था, लेकिन यह उसका दुर्भाग्य था कि उसके परिचित ज्यादातर पुरुष नग्नता और जंगल की तुलना में बेदाग लिनन और अपने क्लबों को पसंद करते थे। बेशक ये समझना मुश्किल था, फिर भी यह बहुत स्पष्ट था कि वे ऐसा करते थे। दोनों ने अभी अभी एक उभरी हुई चट्टान को मोड़ा था जिसके चारों ओर पगडंडी थी, तभी वे अचानक रुक गए। वहां उनके सामने रास्ते के ठीक बीच में नुमा एल एड्रिया काला शेर खड़ा था। उसकी हरी आंखें बहुत दुष्ट लग रही थीं और उसने अपने दांत दिखाए और अपनी गुस्से से भरी पूंछ से अपने भूरे काले किनारों को पीटा।
फिर वह दहाड़ उठा, भूखे शेर की भयावह, आतंक प्रेरक दहाड़ जो गुस्से में भी है। तुम्हारा चाकू? टार्जन ने अपना हाथ बढ़ाते हुए लड़की से कहा। उसने हथियार की मूठ उसकी प्रतीक्षा कर रही हथेली में रख दी। जैसे ही उसकी उंगलियां उस पर बंद हुई, उसने उसे पीछे खींच लिया और उसे अपने पीछे धकेल दिया। जितनी जल्दी हो सके रेगिस्तान की ओर वापस चलो। अगर तुम मुझे पुकारते हुए सुनोगी तो तुम्हें पता चल जाएगा कि सब ठीक है और तुम वापस आ सकती हो। ये बेकार है, उसने हार मानकर जवाब दिया। यह अंत है। जैसा मैं कहता हूँ वैसा करो, उसने आदेश दिया। जल्दी करो, वो हमला करने ही वाला है। लड़की कुछ कदम पीछे हट गई, जहां वह उस भयानक दृश्य को देखने के लिए खड़ी थी जिसे वह जानती थी कि उसे जल्द ही देखना होगा। शेर टार्जन की ओर धीरे धीरे बढ़ रहा था, उसकी नाक जमीन पर लगी थी, एक चुनौती देने वाले बैल की तरह। उसकी पूंछ अब फैली हुई थी और तीव्र उत्तेजना से कांप रही थी। बंदर आदमी आधा झुका हुआ खड़ा था, लंबा अरबी चाकू चांदनी में चमक रहा था। उसके पीछे लड़की की तनावपूर्ण आकृति थी, जो नक्काशीदार मूर्ति की तरह निश्चल थी। वह थोड़ा आगे झुकी हुई थी, उसके होंठ खुले हुए थे, उसकी आंखें चौड़ी थीं। उसका एकमात्र सचेत विचार उस आदमी की बहादुरी पर आश्चर्य था जिसने बड़े सिर वाले भगवान का सामना करने के लिए एक छोटे से चाकू का इस्तेमाल किया। उसके अपने खून का कोई आदमी प्रार्थना में घुटने टेक देता और बिना किसी प्रतिरोध के उन भयानक नुकीले दांतों के नीचे दब जाता। दोनों ही मामलों में परिणाम एक ही होता, यह अपरिहार्य था, लेकिन वह प्रशंसा के रोमांच को दबा नहीं सकी क्योंकि उसकी आंखें उसके सामने वीर आकृति पर टिकी हुई थीं। पूरे विशालकाय शरीर में एक कंपन नहीं, उसका रवैया एलेड्रिया की तरह ही खतरनाक और विद्रोही था। शेर अब उसके काफी करीब आ गया था, लेकिन कुछ कदम आगे बढ़ने पर वह झुक गया और फिर एक गगनभेदी दहाड़ के साथ वह उछला।